नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। यूपी का हाथरस जिला पुलिस के पहरे में है। वहां का एक छोटा सा गुमनाम सा गांव बुलगड़ी, जिन सड़कों और खेतों के मेड़ के जरिए बाकी देश से जुड़ता था, उन सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। हाथरस में हैवानियत की शिकार हुई बेटी अब इस दुनिया में नहीं है और गांव में उसके परिवार से किसी के भी मिलने की मनाही है। सांसद, विधायक, जिन्हें देश का संविधान जनता का प्रतिनिधि बताता है, वो पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकते। हाथरस की पुलिस और वहां के प्रशासन का यही हुक्म है। मीडिया के लोग भी पीड़ित के गांव नहीं जा सकते। जिसने जाने की कोशिश की, उन्हें पुलिस ने धकिया कर भगा दिया। इतनी सख्ती, इतना पहरा, इतनी पुलिस देखकर अब विपक्षी दलों को शक होने लगा है कि हाथरस कांड में पुलिस से कुछ तो गलती हुई है, जिसे पहरे के पीछे छिपाने की कोशिश की जा रही है। शक तभी दूर होगा जब सच सामने आए। सच सामने आएगा तभी हाथरस की पीड़ित को इंसाफ मिलने का भरोसा उसके घर परिवार और देश के लोगों को होगा। इतनी सी बात हाथरस के प्रशासन को क्यों समझ में नहीं आ रही, यह भी बड़ा सवाल है। हाथरस में नेताओं और मीडिया के जाने पर पाबंदी के लिए वहां के पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो दलीलें दे रहे हैं, वो भी गले नहीं उतर रही। उनका कहना है कि मीडिया को इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि गांव में एसआईटी की टीम जांच कर रही है। क्या मीडिया के कैमरों के सामने जांच होगी तो सच छिप जाएगा? नेताओं को इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि प्रशासन को कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। क्या नेताओं के गांव में जाने से पीड़ित परिवार मरने मारने पर उतारू हो जाएगा? ऐसे सवालों के जवाब नहीं है। इसलिए आरोप लग रहा है कि हाथरस कांड में पुलिस अपनी गलती छिपाना चाहती है। हाथरस के हाल पर महात्मा गांधी का एक मशहूर मंत्र याद आ रहा है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अपनी गलती को स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है। गलती स्वीकार करने से गंदगी साफ हो जाती है, सतह साफ सुथरी चमकदार हो जाती। लेकिन अगर कुछ गलत होने का शक जनता के मन में बैठ जाए और गलती छिपाने का शुभा पैदा हो, तो फिर गंध की दुर्गंध दूर दूर तक फैलने लगती। हाथरस में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। वहां आक्रोश की आग बुझाने के चक्कर में पुलिस प्रशासन जो कुछ कर रहा है, उससे गुस्से की आग और भड़क गई है। यहाँ नहीं सुनिए, अब जाने दीजिए पीड़िता के घर पे। देखिए जाने दीजिए हमें। देखिए आप भी अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपना काम करने दीजिए। आप रिक्वेस्ट हमसे क्यों कर रहे हैं? आप रिक्वेस्ट अधिकारियों से कर रहे हैं। रोक तो आप रहे हैं ना, रोक तो आप रहे हैं ना। इधर पुलिस, उधर पहरा। रोका क्यों जा रहा है सर? इस संदर्भ में आप उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं। आप उच्च अधिकारी तो आप भी हैं सर, क्यों रोका जा रहा है सर? इधर वर्दी, उधर बवाल। सच दिखाना है हमें, केवल सच दिखाने में क्या दिक्कत है सर? रैंक तो अपना नाम और रैंक तो बता दीजिए सर। आप किस पद पर तैनात हैं? सर, सच दिखाने में क्या दिक्कत है? इस वक्त मीडिया को किसी भी तरीके से पीड़ित परिवार के घर जाने की इजाजत नहीं है। हमने कई बार कोशिश की है। अब हम दूसरे एक रास्ते से, खेतों के रास्ते, पीड़ित परिवार के गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन पर की बदतमीजी भी कर रही है पुलिस प्रशासन। और वो हम बात करना चाहते हैं, उसने कहा, और उसने ये भी कहा कि उसका फोन छीन लिया गया है। सर, अंदर सबका फोन क्यों छीन लिया गया है? जो पीड़ित परिवार है, चाहे आसपास के लोग हैं, क्यों फोन छीना गया है? मुझे कुछ पता नहीं। ये है हाथरस के बुलगड़ी गांव की सीमाएं। वही बुलगड़ी गांव जिसकी एक बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर पूरे देश में तूफान खड़ा हो गया है। और इस तूफान से बुलगड़ी में भी कोहराम मचा है। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक वहीं पर, हाथरस में पीड़ित परिवार के गांव पे। और यहाँ पर देखिए एसडीएम साहब हैं। एसडीएम साहब से हमें बात करने दीजिए ना। हम केवल एसडीएम साहब हमें अंदर जाने देंगे कि नहीं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए? नहीं जाने देंगे। वजह क्या है? वजह क्या है? कहाँ से आपको मालूम है? कहाँ से आदेश है? मैं बाहर जा रहा हूँ, पहले मैं एसडीएम साहब से बात करना चाह रहा हूँ। मुझे परमिशन चाहिए जाने के लिए अंदर, पीड़ित परिवार से बात करने के लिए। ऐसा कैसे? मुझे बात करने के लिए। तो फिलहाल ये स्थिति है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये किसी भी तरीके से ये अंदर ये अंदर किसी भी तरीके से ये जाने नहीं दे रहा। देखिए मैं फिर दिखाना चाहता हूँ, जो सांसद है टीएमसी की। हाथरस कांड पर बुलगड़ी गांव की सीमाओं पर यह कोहराम इसलिए मचा हुआ है क्योंकि पुलिस प्रशासन ने इस गांव को एक ऐसी छावनी में बदल दिया है
जिसमें परिंदा भी दाखिल नहीं हो सकता। हमें जाने दीजिए अंदर। पहरा सख्त है और ये पहरा खासकर मीडिया के लिए लगा है, जिसे पीड़ित परिवार तक किसी भी कीमत पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन का पूरा अमला बस इसी काम में लगा हुआ है कि किसी भी तरह मीडिया का कोई शख्स या कैमरा गांव में दाखिल ना हो सके। आप हमें लेके चलिए अपने साथ, आप हमें लेके चलिए। हाँ चलिए हम यहाँ पे हम यहाँ नहीं सुनिए, अब जाने दीजिए पीड़िता के घर पे। जाने देखिए जाने दीजिए हमें, जाने देखिए आप भी अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपना काम करने दीजिए। सुनिए हमें जाने दीजिए अंदर। हम केवल पीड़िता के उससे बात करना चाहते हैं, केवल हम केवल पीड़िता के फैमिली से बात करना चाहते हैं बस। इस तरीके से ह्यूमन चेन बना के यहाँ पर रोका जा रहा है। आप देख लीजिए किस तरीके से रोका जा रहा है। हर तरफ देखिए जाने दीजिए। बुलगड़ी गांव में दाखिल होने के 4 रास्ते हैं और सभी रास्तों का यही हाल है। हर तरफ पुलिस, हर तरफ पहरा। न तो गांव वाले मीडिया के लोगों से मिल सकते हैं और न मीडिया गांव में दाखिल हो सकता। इस पहरे को देखते हुए न्यूज़ 18 की टीम ने पीड़ित के गांव तक पहुंचने के लिए खेतों के रास्ते गांव तक पहुंचने की कोशिश की। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर अमित सिंह ने खेतों में लगे कटीले तारों को पार कर भी गांव तक जाने का फैसला किया। हर जगह पर काफी तादाद में जो है पुलिस के जवान तैनात हैं हर जगह पे। और अब खेतों के रास्ते हम जा रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर तरफ जो है इस तरीके से खेतों के बीच में तारों से बैरिकेडिंग की गई है। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो बहुत ही आराम से यहाँ से निकले ताकि वो चोटिल ना हो। जान जोखिम में डालकर न्यूज़ 18 की टीम ने जो रास्ता चुना, उस पर आगे पहुंचते ही फिर वर्दी वालों से हमारा सामना हुआ। हमारी टीम ने पुलिस वालों से बार बार यह गुजारिश की कि हमें गांव तक जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हमने उनसे यह भी जानना चाहा कि हमारी टीम को रोकने की वजह क्या है, आखिर क्यों गांव में दाखिल होने से हमें रोका जा रहा है। लेकिन इस सवाल पर भी पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं था। हमारे बार बार पूछने पर भी वो बस यही रट लगाए हुए थे कि उन्हें बड़े अफसरों से ऐसा आदेश मिला है। क्या छिपाने की कोशिश हो रही है। और इस तरीके से जो सबसे आला अधिकारी है यहाँ पर पुलिस की, सीधे इनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर क्यों रोका जा रहा है, हमें रोका क्यों जा रहा है सर? इस संदर्भ में आप उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं। आप उच्च अधिकारी तो आप भी हैं सर, क्यों रोका जा रहा है सर? देखिए मैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में आया हूँ, मुझे जितना निर्देश है मैं उतना ही बता दिया। निर्देश कहाँ से आया है सर? निर्देश कहाँ से है सर? उच्च अधिकारियों का निर्देश है, इससे ज्यादा मैं पीड़ित के गांव के इर्द गिर्द छावनी बनी हुई है और रास्ते रोके खड़े पुलिसकर्मी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ना तो ये बताया गया कि किसके आदेश पर गांव की सीमाएं सील की गईं और ना ही ये बताया जा रहा है कि ऐसा कब तक होगा। मौके पर जिले के एसडीएम पहरे का बंदोबस्त देख रहे हैं, इसलिए न्यूज़ 18 ने उन्हीं से इस पर सवाल किया, लेकिन जवाब वो भी देने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ एसआईटी जांच की दलील देकर मुंह फेर ले रहे हैं। नम्र निवेदन किया जा रहा है कि एसआईटी टीम अंदर है, उसकी जांच चल रही है, कल सुबह से ही वो जांच चल रही है और जांच किसी तरीके से प्रभावित ना हो, इसीलिए दिशा निर्देश है कि अभी किसी को भी अलाउड नहीं है। इवन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिनकी ड्यूटी नहीं है उनको भी अलाउड नहीं किया जाए। लेकिन एसआईटी तो सुन लीजिए, पहले मुझे बात कर लेने दीजिए, पहले मुझे बात कर लीजिए। एसआईटी की टीम अंदर है, जांच चल रही है। जब हमारे पास आदेश आ जाएगा कि भाई जांच हो गई है और एसआईटी के बाद अब लोगों को आने जाने दिया जाए, जिसमें मीडिया है, जनप्रतिनिधि हैं, डेलीगेशन है। पीड़ित के गांव में किसी को क्यों दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है, इसका जवाब ना तो एसडीएम के पास है और ना ही मौके पर मौजूद किसी दूसरे अफसर के पास। हर कोई बस एसआईटी जांच जारी होने की दलील देकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। यही नहीं, मौके पर मौजूद ज्यादातर आला अधिकारी गांव से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने पर या तो चुप्पी साध लेते हैं या फिर जानकारी नहीं होने के बहाने देते हैं। न्यूज़ 18 ने जब एसडीएम साहब से जोर देकर सवाल पूछा तो वो झुंझला ही पड़े। एसआईटी जांच चल रही है, एसआईटी जांच चल रही है। वहाँ पर नजरबंद क्यों किया गया सर? केवल पीड़ित परिवार को नहीं, काफी लोगों को, केवल पीड़ित परिवार को नहीं सर, काफी लोगों को, आसपास के जितने भी घर है सबको नजरबंद किया गया है।
पूरे दिन के इस हंगामे के बाद जिले के एडिशनल एसपी जरूर सामने आए और उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जब तक एसआईटी की जांच चलेगी, गांव में दाखिल होने पर पाबंदी जारी रहेगी। एसआईटी जब तक यहाँ पर काम कर रही है, एसआईटी के काम करने तक ये रोक है। जिस समय एसआईटी कह देगी कि उसकी इंक्वायरी, गांव के अंदर की इंक्वायरी समाप्त हो चुकी है, एसआईटी हमें ये फ्री कर देगी। उनके वर्किंग में कोई हस्तक्षेप अभी ना हो, इसलिए ये रोक लगाई गई है। एसआईटी अगर हमें कह देगी कि हमारा काम गांव के अंदर खत्म हो गया है, मीडिया को फ्री कर दिया जाएगा। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। पुलिस भले ही लाख ये दावा करे कि एसआईटी की जांच की वजह से गांव में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी न्यूज 18 ने पीड़ित परिवार के एक शख्स से बात कर ही ली, जिससे इतना तो जाहिर हो गया कि बुलगड़ी गांव में कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी हो रही है और पुलिस पर्दे के दम पर कुछ न कुछ जरूर छिपा रही है। हाथरस में पीड़ित परिवार के गांव की घेराबंदी को लेकर जिला प्रशासन पर आरोपों की बौछार हो रही। पीड़ित के परिवार के एक सदस्य का तो यहां तक दावा है कि हाथरस के जिलाधिकारी ने लड़की के पिता की पिटाई भी की। इस बीच डीएम का एक वायरल वीडियो भी प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया है। इस वायरल वीडियो का सच और पीड़ित परिवार के आरोपों की हकीकत न्यूज चली। यूपी की सरकार और हाथरस की पुलिस का दावा है कि बुलगड़ी गांव में 14 सितंबर और 19 साल की दलित लड़की के साथ जो भयानक घटना हुई, उसकी जांच में पुलिस ने कोई गलती नहीं की। हो सकता है कि हाथरस का प्रशासन सच बोल रहा हो, फिर भी उस लड़की की मौत के बाद प्रशासन ने जो कुछ किया वो बड़ी गलती। आधी रात को पीड़ित लड़की के शव का जबरदस्ती अंतिम संस्कार कराने की वजह समझ से परे है और देश भर में जनाक्रोश की वजह भी यही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी हाथरस जिला प्रशासन और यूपी को नोटिस जारी कर दिया है। हाथरस की उस बेटी का शव जलाने की वजह यह बताई गई कि देर रात होती तो माहौल बिगड़ सकता था। माहौल बिगड़ने से बचाने के चक्कर में प्रशासन ने पीड़ित परिवार और पूरे देश के जज्बात को भड़का दिया। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हैं जिनमें पीड़ित लड़की के घर वाले अंतिम संस्कार के नियमों की दुहाई दे रहे थे। वो सूर्योदय के बाद अंतिम संस्कार की परंपरा निभाना चाहते थे और पुलिस वाले दलील दे रहे थे कि ऐसा कोई नियम नहीं है। पुलिस और प्रशासन के अफसर कर्मकांडी पंडित तो बन गए, लेकिन वो भूल गए कि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार देश के गिने चुने तीर्थों में ही होता है। पुलिस और प्रशासन के काबिल अफसरों को यह भी होश नहीं रहा कि भारत में अंतिम संस्कार सिर्फ शव को पंचतत्व में विलीन करने की रस्म भर नहीं है, इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण भी है। वेद और यज्ञ को वैज्ञानिक तरीके से समझाने के लिए आचार्य श्रीराम शर्मा ने गायत्री परिवार की स्थापना की थी। गायत्री परिवार की तरफ से जारी कर्मकांड भास्कर में अंत्येष्टि संस्कार की असली वजह बताई गई। इसके मुताबिक जब किसी परिवार में मृत्यु होती है तो मृतक के स्वजनों का शोक में डूबना स्वाभाविक है। इसी शोक की धारा को यज्ञ के आयोजन की तरफ मोड़ने और पूरे परिवार को कर्मकांडों में लगा देने का नाम अंतिम संस्कार है। इससे शोक में डूबे परिवार का ध्यान मृतक के बजाय कर्मकांड में उलझता है और धीरे धीरे शोक में डूबा मन शांत होने लगता है। हाथरस की बेटी के घर वालों से पुलिस प्रशासन ने यह मौका छीन लिया। आरोप है कि घर वालों को आधी रात में अंतिम संस्कार के समय धमकाया गया और अभी धमकाया जा रहा है। हाथरस के डीएम का एक वीडियो भी वायरल है जिसमें वो पीड़ित परिवार को से बात कर रहे हैं कि भाई मीडिया आज है कल नहीं रहेगा, फिर सोचो क्या होगा। ऐसी हरकतों की वजह से ही बेटी के साथ दुर्दांत अपराध से पैदा हुआ आक्रोश और उसकी दर्दनाक मौत का शोक थम नहीं रहा। हाथरस के उस गांव में बेटी की चिंता की राख ठंडी हो चुकी है, वही राख बारूद बनकर लोगों के गुस्से की आग को और भड़का रही। हाथरस में लगा है पहरा। आप धक्का मत दीजिए, धक्का नहीं दे रहे हम। आप क्या गांव में छिपा है कोई राज गहरा? सर हमें रोका क्यों जा रहा है? सर क्यों जा रहा है सर? इतना तो बता दीजिए कि हमें रोका क्यों जा रहा है। बोलने दो दीजिए जी। हाँ, क्योंकि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी और ऑर्डर्स आ जाएंगे कि अब अलाउ किया जा सकता है। क्या प्रशासन छिपा रहा है हाथरस का राज? सर की मीडिया नहीं जा सकती अंदर, ऊपर का आदेश है। तो इनका साफ साफ ये कहना है ऊपर का आदेश है, पीछे की तरफ ये घूम गए, इलाके के एसडीएम है।
क्या पहरे के नाम पर डाला जा रहा है पर्दा? हाथरस कांड में जिला प्रशासन ने पीड़ित के गांव को जिस तरह से छावनी में बदल दिया है, उससे ऐसे बहुत से सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या गांव में कुछ ऐसा हुआ है जिसे पुलिस छिपाना चाह रही है, या फिर इस मामले में कुछ ऐसा है जिस पर पूरी तरह से पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। सवाल यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया पर पहरा लगाकर पुलिस मामले की सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने पर लगी है। ये डर और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस के लाख पहरे के बावजूद पीड़ित परिवार का एक शख्स मीडिया तक पहुंच ही गया और उसने जो दावा किया वो हाथरस के पुलिस प्रशासन की नीयत पर ही सवाल खड़े कर देता है। उनकी छाती पे लात मारा तो उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम सामने मारा। किसको? बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा। ये लड़का बुलगड़ी के पीड़ित परिवार का सदस्य है। इसने जब न्यूज 18 के कैमरे के सामने अपनी बात रखनी शुरू की तो मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों में खलबली मच गई। उन्होंने फिर ताकत के दम पर इस लड़के को मीडिया से दूर कर दिया। हमने जिला प्रशासन से इसकी वजह जाननी चाहिए तो इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। पीड़ित परिवार के किसी भी सदस्य को क्यों नहीं करने दे रहे? अभी एसआईटी जांच कर रही है। नहीं, जो वो शख्स आया था हमसे बातचीत कर रहा था, उसको पुलिस के जवानों ने भगाया क्यों? आखिरकार घर के अंदर है। सर उसको भगाया क्यों गया ये बता दीजिए। किसको भगाया गया? जो शख्स अभी हम लोगों से बात कर रहा था, हम लोग वहाँ अपना काम कर रहे थे, फिर मैंने देखा नहीं ना। सर आप ही ने तो भेजा सर, यहाँ के इंचार्ज तो आप ही हैं, यहाँ के इंचार्ज तो आप ही हैं। मैंने नहीं भेजा किसी को। तो सर अंदर सबका फोन क्यों छीन लिया गया है? जो पीड़ित परिवार है, चाहे आसपास के लोग हैं, क्यों फोन छीना गया है? मुझे कुछ पता नहीं। हाथरस के जिला प्रशासन के जवाब से इतना तो साफ हो जाता है कि अफसर कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अगर पीड़ित परिवार के लड़के के दावों को माना जाए तो यही लगता है कि प्रशासन इस मामले की सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसका पूरा सच जांच में सामने आएगा, लेकिन दिन भर के हंगामे के बीच पीड़ित परिवार का ये लड़का पुलिस प्रशासन से नजरें बचाकर एक बार फिर न्यूज 18 की टीम से मिला और उसने एक बार फिर हाथरस की पुलिस पर यह आरोप लगाया कि पुलिस के लोग उसके पीड़ित परिवार के साथ ज्यादती कर रहे हैं। दरोगा थाने के इन्होंने मारा था उनको, वो गैरहोश हो गए थे। उनको बहुत बीमार हैं, उनको दवाई नहीं दिली जा रही, कोई करने नहीं दे रहा। हाँ वो सब चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हम लोग जाएं और आपसे बात करें। अभी घर के हालात क्या हैं? अभी तो घर से कोई लिखने नहीं दे रहा, तो ऐसे ही है हालात। तो घर पे अभी कितने पुलिस वाले मौजूद हैं? 200-150 हैं। क्या कहते हैं वो लोग? जो कहते हैं घर से कोई बाहर नहीं लिखरेगा, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। आप मोबाइल धमकी दे रहे थे, कोई मोबाइल नहीं करेगा ना कोई उठाएगा। पीड़ित परिवार के इस सदस्य ने हाथरस की पुलिस पर भी आरोप लगाया और हाथरस के जिलाधिकारी पर भी संगीन इल्जाम लगाए हैं। एक बार फिर सुनिए हाथरस के डीएम पर इस लड़के के संगीन आरोप। तो उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम सामने मारा। किसको? बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा। कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गई। हाथरस के डीएम पर लग रहे इन आरोपों को उन्हीं के एक वायरल वीडियो से मजबूती मिली है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कुछ ऐसा कहते नजर आ रहे हैं जिससे प्रशासन की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। हाथरस के जिलाधिकारी के इस वायरल वीडियो का पूरा सच भले ही सामने आना बाकी हो, लेकिन पीड़ित परिवार डीएम के रवैये से खुश नहीं है। इससे पहले भी पीड़ित परिवार की एक महिला सदस्य मीडिया के कैमरे पर आई थी, जिनका आरोप है कि गांव की घेराबंदी करके जिलाधिकारी उनके परिवार के साथ ज्यादती कर रहे हैं और उन्हें डरा धमका रहे हैं। हम ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है। पुलिस का रवैया पीड़ित परिवार के साथ संदेहास्पद है। इसके आरोप भी हैं और कई ऐसे सबूत भी मिल रहे हैं। पीड़ित के शव के अंतिम संस्कार को लेकर तो जिला प्रशासन कटघरे में है ही। इस बीच पीड़ित के शव को जहां जलाया गया, वहां न्यूज 18 की टीम जब पहुंची तो ये दिखा कि अब तक अस्थियां वहीं मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अस्थियां परिवार ने नहीं हटाई
या प्रशासन के पहरे की वजह से परिवार के लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएगा कि किस तरह से हम अभी यहाँ पे चिता स्थल पर आए हुए हैं। अभी तक पीड़िता की अस्थियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अभी तक परिवारजनों को अस्थियां तक देखने के लिए नसीब नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैन रखी हुई है व्हाइट कलर की, उसमें लिखा हुआ है हैंड सैनिटाइजर। किस तरह से पीड़िता के सबको हैंड सैनिटाइजर से डालकर उसको जलाया गया, किस तरह से उसका दाह संस्कार प्रशासन द्वारा किया गया है। हाथरस कांड को लेकर पुलिस के पहरे की वजह से वैसे तो पीड़ित परिवार की ओर से पूरी बात सामने आ ही नहीं पा रही है, इसलिए इस मामले को लेकर सियासत का तड़का भी खूब लग रहा है। पीड़ित के गांव की नाकेबंदी के बावजूद ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद भी हाथरस पहुंचे। ये भी गांव में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इन्हें जाने नहीं दिया। इसके बाद पुलिस और टीएमसी नेताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। ये टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन हैं, जिनकी बुलगड़ी गांव के बाहर पहरे पर मौजूद पुलिस वालों से जमकर बहस हुई। इस दौरान एसडीएम के साथ सांसद महोदय की धक्का मुक्की भी हुई, जिससे डेरेक ओब्रायन जमीन पर गिर गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस ने टीएमसी सांसदों को जब गांव में दाखिल नहीं होने दिया तो इन लोगों ने धरना शुरू कर दिया। हाथरस कांड पर जारी सियासत में पिछले 2 दिन में 2 नेता पुलिस के साथ धक्का मुक्की में जमीन पर गिर चुके हैं। गुरुवार यानी 1 अक्टूबर को नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी पुलिस के साथ नोकझोंक के दौरान जमीन पर गिर पड़े, तो 2 अक्टूबर को हाथरस में टीएमसी सांसद गिर पड़े। हालांकि बीजेपी ने इस मामले को सिर्फ सियासी स्टंट करार दिया है। अब ये है कि वो एक पर्यटन चल रहा है, तो उस पर्यटन में कांग्रेस गई। अब अनेक पार्टियां जाना चाहती हैं हाथरस की तरफ, तो पर्यटन में ये भी जाना चाहते हैं, तो उसका कोई राजनीतिक पहलू नहीं है या उनका कोई दृष्टिकोण है। बस ये दिखाना है, और टीवी है, आप लोग हैं, कि मैं भी हूं ना। तो टीएमसी वाले यही करने गए हैं कि मैं भी हूं ना, और उनके जो नेता लोग गए हैं उनके बारे में उनकी काबिलियत बहुत अच्छी है और वो पूरा वो कर रहे हैं। हाथरस कांड को लेकर एक तरफ तो हाथरस में ही महासंग्राम छिड़ा है, तो दूसरी ओर देश के दूसरे हिस्सों में भी बवाल जारी है। कांग्रेस नेता प्रियंका इस सिलसिले में विरोध जताने के लिए दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और पूरे मामले पर यूपी सरकार की घेराबंदी की। लद्दाख से दक्षिण चीन सागर तक हथियारों की नुमाइश करके थक चुकी चीन की सेना अब खिलौनों से खेल रही है। शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को आधुनिक बनाने का जो ढिंढोरा पीटा था, उसकी पोल खुलने लगी। कुछ दिन पहले ही चीन की वायुसेना का एक वीडियो आया था, जिसमें युद्ध अभ्यास के नाम पर हॉलीवुड की 2 फिल्मों की क्लिप का इस्तेमाल हुआ था। जिस वीडियो को चीन अपनी वायुसेना की ताकत का नमूना बता रहा था, उसी वीडियो से चीन की पूरी दुनिया में फजीहत हुई। अब चीन की ऐसी ही एक और करतूत का पर्दाफाश हो गया। खबर है कि चीन की सेना अपनी सरहद पर मिसाइलें तैनात करने की तस्वीरों के जरिए हवाई किले बांधती पकड़ी गई। चीन की सरकारी मीडिया में जिनको घातक मिसाइल बताया जा रहा था, वो असल में गुब्बारे थे। चीन की इस हरकत पर आपको हंसी आ सकती, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह चीन की रणनीति का नया दाव है। वो खिलौनों को हथियार की तरह पेश करके, उनकी तस्वीरें जारी करके अपनी मीडिया के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है। चीन की सेना वही बने खिलौने खरीद रही है। इसका एक मतलब यह भी है कि कोरोना संकट की वजह से बर्बादी की कगार पर पहुंचे चीन के खिलौना उद्योग को शी जिनपिंग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये जताना चाहते हैं कि चीन में बने खिलौनों के लिए दुनिया का बाजार अगर बंद भी हो गया तो चीन उन खिलौनों की खपत घरेलू बाजार में करने के लिए तैयार है। दरअसल चीन की सरकार को खिलौनों की अहमियत का अंदाजा है। चीन में 1980 के दशक में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत खिलौना उद्योग से ही हुई थी। चीन के पारंपरिक खिलौनों को आधुनिक बनाने में मदद देकर डेंग शाओपिंग की सरकार ने इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाया। अच्छे डिजाइन और सस्ते खिलौनों के दम पर चीन ने बीते 40 साल में पूरी दुनिया के टॉप टॉय मार्केट्स में बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। मार्केट रिसर्च करने वाली अमेरिका की एक संस्था आईबीएस वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में खिलौनों का बाजार 7 लाख करोड़ रुपए का है, जिनमें करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का यानी 43% से ज्यादा मार्केट शेयर अकेले चीन के पास है। आईबीएस वर्ल्ड की उसी रिपोर्ट में बताया गया कि चीन में 4,500 से ज्यादा 4,652 औद्योगिक इकाइयां खिलौना बनाने में जुटी हैं।
जहां करीब 7 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिला हुआ है। खिलौना बाजार में हथियारों की शक्ल वाले खिलौने बनाने में भी चीन सबसे आगे। वो चीन के बच्चों को हथियारों वाले खिलौनों से नहीं खेलने देता, इसके लिए वहां कड़े कानून बनाए गए। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 4 साल पहले 2016 में खबर छपी थी। चीन में 20 साल के एक नौजवान को हथियार वाले खिलौनों का शौक था। उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके 24 ऐसे खिलौने मंगाए जो चीन में प्रतिबंधित थे। खिलौनों की डिलीवरी से पहले ही उस युवक को चीन की पुलिस ने धर दबोचा। वो अदालत में चीख चीख कर कहता रहा कि इन खिलौनों से उसी पर वार किया जाए ताकि ये समझ में आ जाए कि ये खिलौने घातक नहीं है। फिर भी चीन का कानून था, चीन की अदालत थी जिसने खिलौना मंगाने के आरोप में उस युवक को उम्र कैद की सजा सुना दी। चीन के लोगों को तभी यह समझ में आ गया था कि हथियार वाले खिलौने वहां बच्चों के खेलने की चीज नहीं। इससे चीन की सरकार और वहां की सेना ही खेल सकती। चीन की सेना ऐसे खिलौनों से कितना खतरनाक खेल खेल रही है, इसकी एक बानगी जापान के अखबार निके एशिया के चीन में ब्यूरो चीफ तेत्सुशी ताकाहाशी ने 4 दिन पहले बताई। उन्होंने अपने कॉलम बीजिंग डायरी में बताया कि एक चीनी नागरिक ने 10 सेकंड का एक वीडियो भेजा जिसमें चीन की एक 4-5 साल की छोटी बच्ची चीन की सेना की वर्दी पहने खिलौने वाली बंदूक से वीडियो गेम खेल रही थी। वीडियो गेम की स्क्रीन पर जो दुश्मन थे उनकी बंदूकों पर जापान का झंडा बना था। लड़की उन पर निशाना लगा रही थी। खेल खत्म हुआ तो वीडियो गेम की स्क्रीन पर दर्जनों बच्चे लाल सेना की वर्दी पहने उस बच्ची को सलामी देते प्रकट हुए। यह वीडियो देखकर जापान के उस पत्रकार को समझ में आ गया कि खेल खेल में चीन के बच्चों को जापान से नफरत की घुट्टी पिलाई जा रही है। उन्हें भविष्य में जापान से लड़ने के लिए उकसाया जा रहा है। खिलौनों के जरिए चीन के माइंड गेम का एक पहलू उस बच्ची का वीडियो था। दूसरा पहलू चीन की सेना दिखा रही। वो खिलौनों को मिसाइल बताकर पड़ोसी देशों को उकसा रही। चीन की चालबाजी पर एक्सक्लूसिव खबर। मेड इन चाइना की खुली पोल। चीन के नकली हथियार बेनकाब। लाल सेना की गुब्बारा मिसाइल। चीन के डीएनए में चालबाजी और धोखा भरा पड़ा है। पूरी दुनिया चीन की इस फितरत से वाकिफ है और हद तो तब हो गई जब चीन के सरकारी मीडिया ने दुनिया को चीन के हथियारों की ताकत दिखाने के इरादे से एक ऐसी तस्वीर पोस्ट कर दी जिसकी वजह से पूरी दुनिया अब चीन पर हंस रही है। ये मेड इन चाइना बने हथियारों के झूठे दावों की पोल खोलती एक तस्वीर है। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद चीन ने इसे अपना नया मिसाइल लॉन्चर होने का दावा किया, लेकिन तस्वीर में एक गड़बड़ी से चीन की दावे की हवा निकल गई। दरअसल चीन की सेना ने जिस गुब्बारे को रॉकेट लॉन्चर की शक्ल दी वो एक जगह से पिचका हुआ था। चीन की सेना के मीडिया सेल को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने इस फोटो को फौरन हटा लिया, लेकिन तब तक चीन का ये नया शिगुफा वायरल हो चुका था और अब सोशल मीडिया पर इस एक तस्वीर की वजह से चीन की जमकर किरकिरी हो रही है। चीन ने हाल फिलहाल में ही एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की कि उसने एक स्पेशल मिसाइल बनाया है लॉन्चर नुमा, और जब वास्तविकता सामने आई तो वास्तविकता ने का ये पता चला कि ये कुछ मिसाइल नहीं है, ये गुब्बारे में चीन ने हवा भर के उसको मिसाइल का नाम देने की प्रतिक्रिया की। देखिए, चीन जो है एक बहुत ही फरेब, अधर्मी, झूठा देश है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक वॉरफेयर में विश्वास करता है। एक गुब्बारे को मिसाइल लॉन्चर बताने का कमाल चीन ही कर सकता है। इस गुब्बारे की हवा निकलने से चीन के मेड इन चाइना की सच्चाई सबके सामने आ गई है। इस गुब्बारे के हवा निकलने से सिर्फ चीनी सेना की हवा नहीं निकली, बल्कि चीन के हथियारों को लेकर किए जाने वाले तमाम दावों की भी सच्चाई सामने आ गई है। इससे पहले भी चीन के कई दावे झूठे पाए गए हैं। एम्फीबियस टैंक को लेकर वो दुनिया में अपना मजाक पहले भी उड़वा चुका है। अब हम आपको चीन की चालबाजी का एक और वीडियो दिखाते हैं। यांगत्से नदी के पानी में तैरता
ये चीन का एक एम्फीबियस टैंक है। चीनी सेना के दावे के मुताबिक उसने इस टैंक को खास तौर पर ताइवान पर हमला करने के लिए डिजाइन किया, लेकिन जब आप इस टैंक की हकीकत देखेंगे तो अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दरअसल टैंक बनाने के बाद चीनी सेना की इंजीनियरिंग टीम ने इसकी टेस्टिंग के लिए इसे पानी में उतारा, लेकिन महज 30 सेकंड में ही चीन के दावे की हवा निकल गई और उसका एम्फीबियस टैंक पानी में डूब गया। अब चीन की सेना ऐसे टैंकों पर सवार होकर ताइवान पर हमला करेगी तो शायद ताइवान की सेना को चीनी सैनिकों से जंग लड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। दरअसल ये वीडियो 22 जुलाई को चीन के सीसीटीवी के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट हुआ था। एक बार फिर इस वीडियो ने मेड इन चाइना की पोल खोली तो बौखलाए चीन ने एक नया दावा ठोक दिया। चीन के मुताबिक ये वीडियो 18 साल पुराना है, यानी साल 2002 का है, और किसी ने गलती से इसे हाल ही में यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। कहते हैं कि डूबके को तिनके का सहारा। एलएसी पर चीन को जो करारी हार भारत के हाथों मिली है, इस बौखलाहट को वो छुपा नहीं पा रहा है। आए दिन फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर उसके द्वारा जारी किए जा रहे हैं। कभी गुब्बारे को मिसाइल के रूप में दिखाया जाता है तो कभी टैंक की तस्वीर डाली जाती है। ऐसा करने से दुनिया तो नहीं डरी है, चीन की बादशाहत नहीं दिख पाई है, लेकिन चीन का मजाक पूरी दुनिया के सामने जरूर उड़ रहा है। लेकिन गुब्बारे को मिसाइल लॉन्चर बताना और यूट्यूब पर डूबते टैंक के वीडियो को अपलोड करना ही चीन की बेवकूफियां नहीं है। अभी हाल ही में चीन ने अमेरिका को डराने की गरज से एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जिसकी वजह से भी पूरी दुनिया में चीन की काफी फजीहत हुई। अमेरिका से जारी तनाव के बीच चीन ने प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी नौसैनिक बेस गुआम पर हमले का नकली वीडियो जारी किया था। चीनी वायुसेना का 2 मिनट और 15 सेकंड का यह वीडियो किसी हॉलीवुड फिल्म की ट्रेलर की तरह दिखाई दे रहा था। इस वीडियो में चीन का H-6 बॉम्बर रेगिस्तान में स्थित किसी एयरफोर्स बेस से उड़ान भरता नजर आता है। इसके बाद वो दुश्मन देश के एक सैन्य अड्डे पर बम गिराता दिखाई देता है। दरअसल चीन इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए अमेरिका को धमकी देना चाहता था कि उसके निशाने पर उसका गुआम बेस है, लेकिन इस वीडियो को जारी करना चीन के लिए भारी पड़ गया और उसका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। चीन के इस प्रोपेगेंडा वीडियो में हॉलीवुड की एक नहीं बल्कि कई फिल्मों के सीन लगाए गए थे। यानी अमेरिका को डराने के लिए चीन के प्रचार तंत्र ने अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में द हर्ट लॉकर, द रॉक और ट्रांसफॉर्मर जैसी हिट अमेरिकी फिल्मों के सीन चुरा कर लगाए थे। फर्जी युद्ध अभ्यास दिखाते हुए चीन अक्सर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करता है। कुछ दिनों पहले अपनी एयरफोर्स को शानदार दिखाने के लिए उसने हॉलीवुड मूवी टॉप गन के एक सीक्वेंस को इस्तेमाल किया था, लेकिन जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो इस वीडियो को तमाम एजेंसियों की मदद से हटा लिया गया। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अक्सर चीन के युद्ध अभ्यास या और कई वीडियो में इस तरीके की बनावटी सीक्वेंस दर्ज होती हैं जिनमें हॉलीवुड मूवीज के म्यूजिक या फिर सीन का जिक्र होता है। दरअसल इस वीडियो में H-6 बॉम्बर को गॉड ऑफ वॉर कहा गया। इस वीडियो में यह भी दिखाया गया कि चीनी एयरफोर्स का पायलट आसमान में एक खास जगह पर पहुंचकर एक बटन दबाता है और विमान से एक मिसाइल निकलकर समंदर के किनारे बने एक रनवे पर गिरकर फट जाती है और इसके बाद वहां भारी तबाही मच जाती है। जिस रनवे पर मिसाइल फटती है वो ठीक अमेरिकी नेवल बेस गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस की तरह दिखाई दे रहा है। चीन ने इस वीडियो को एक खास मकसद से जारी किया था। चीन के इस वीडियो को जारी करने का मकसद लंबी दूरी तक मार करने की उसकी क्षमता का प्रदर्शन करना था। इस वीडियो के जरिए चीन ने अमेरिका को चेतावनी भी दी थी कि वो ताइवान और साउथ चाइना सी के तमाम विवादों से दूर रहे। खाली दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा को इस हथियार के रूप में इस्तेमाल करके चीन अपना उल्लू सीधा करने की प्रतिक्रिया करता रहता है। उसके पास एक्चुअल इक्विपमेंट तो कोई दम का है नहीं, तो एक प्रोपेगेंडा को, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को एक बहुत मजबूत हथियार के रूप में चीन इस्तेमाल करता है, क्योंकि वास्तविकता में एक्चुअल हथियार तो उसका कहीं नहीं है। तो ये चीन की जो चाल है वो समझने की जरूरत है। जानकारों का मानना है कि दुनिया में अलग पड़ने के बाद चीन बुरी तरह से बौखला चुका है, लिहाजा वो झूठे प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन हर बार चीन की चोरी पकड़ी जा रही है और इस तरह के वीडियो देखने के बाद पूरी दुनिया चीन से डर तो नहीं रही है,
अलबत्ता उसकी नादानियों पर हंस जरूर रही है। चीन की सेना खिलौने को असली हथियार बनाकर पेश कर रही है। इसकी एक और वजह, चीन ऐसा करके अपनी चोरी पर पर्दा डालने की कोशिश भी कर रहा है। उसे मालूम है कि असली हथियार सामने आते ही शोर मच जाएगा कि चीन ने अमेरिका, रूस या फिर यूरोप के किसी देश की रक्षा तकनीक चुरा ली है। अपनी सेना को मेड इन चाइना हथियारों से लैस करने के नाम पर चीन तकनीक की चोरी कई दशक से कर रहा है। उसके लड़ाकू विमान हो, टैंक हो, मिसाइलें हो, युद्धपोत हो, सब चोरी की तकनीक से बनाए गए। चीन ने कुछ दिन पहले जब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-31 की नुमाइश की थी, तब यह साफ साफ दिख गया था कि चीन का विमान अमेरिका के F-35 की हूबहू नकल है। 1999 में अमेरिकी वायुसेना की मैगजीन के वॉशिंगटन ब्यूरो चीफ पीटर ग्रे ने बताया था कि चीन ने CSS-4 कैटेगरी की जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का दावा किया था, उसका डिजाइन अमेरिका के टाइटन ICBM प्रोजेक्ट से चोरी किया गया। ये चोरी चीन के क्यान क्यूसेन नाम के उस वैज्ञानिक ने की थी जो चीन पर जापान के हमले के वक्त 1940 में भागकर अमेरिका आया था और अमेरिका के मिसाइल प्रोजेक्ट में नौकरी करने लगा था। अमेरिका से खैर चीन की जन्मजात दुश्मनी है, लेकिन चीन ने रूस को भी धोखा देने से कभी गुरेज नहीं किया। बीते 71 साल में चीन की सेना रूस के हथियारों पर निर्भर रही है। 2014 से 2018 के बीच चीन ने अपनी जरूरत का 70% हथियार रूस से ही खरीदा और उसने मौका मिलते ही रूस की रक्षा तकनीक भी चुरा ली। 2019 में रूस की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी रोस्टेक ने चीन पर खुला आरोप लगाया कि चीन ने सुखोई विमान का इंजन, एयर डिफेंस सिस्टम, पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल और जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल की तकनीक चोरी कर ली। चीन की चोरी और सीना जोरी पर एक्सक्लूसिव खबर। रूस अमेरिका से तकनीक चुरा नए हथियार बना रहा है चीन। पकड़ी गई चीन की चोरी। खुल गया मेड इन चाइना का राज। LAC पर चीन भारत के हाथों पिटने के बाद प्रोपेगेंडा वार पर उतर आया है। अपने सरकारी अखबार और दूसरे सोशल मीडिया पर अपनी फौज की वॉर एक्सरसाइज और हथियारों के ऐसे वीडियो अपलोड कर रहा है जिससे वो दुनिया को ब्लैकमेल कर सके। आज हम आपके सामने चीन के इन मेड इन चाइना हथियारों की असलियत का राज फाश कर देंगे और हमारा दावा है कि चीन के मेड इन चाइना हथियारों पर इतराने का सच देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि चीन का अपने हथियारों को लेकर फैलाया गया प्रपंच भी झूठ और चोरी की बुनियाद पर टिका हुआ है। चोरी, अमेरिका, रूस और दूसरे देशों से हथियारों की तकनीक चुराने के बाद अपने नाम से उन्हें अपने देश में बनाने का दम भरने की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन हथियारों के बल पर चीन दुनिया में इतराता फिर रहा है, उनमें से ज़्यादातर चोरी की तकनीक से बनाए गए हैं। चीन की इस चोरी को आज हम पूरी तरीके से खोल देंगे। अमेरिका, रूस और दुनिया के तमाम देशों से चुराई गई तकनीक के सहारे चीन ने हथियार तो बना लिए, लेकिन वो अपनी चोरी नहीं छिपा पाया। वो कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, और इसी के कारण चीन की चोरी भी पकड़ी गई और उसके सारे राज खुल गए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि जमीन, हवा और समंदर में चीन के वो कौन से हथियार हैं जो उसने चोरी के दम पर बनाए हैं। ये चीन का टाइप 15 जंगी टैंक है। चीन ने हल्की बॉडी वाले इस जंगी टैंक को खास तौर पर पहाड़ों पर जंग के दौरान इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया है। लेकिन इस टैंक की असलियत यह है कि यह टैंक ब्रिटेन के L7 गन जैसा दिखता है और उसी की तकनीक का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है।
चीन की चोरी का दूसरा नमूना उसका QN506 टैंक है। यह टैंक 32 mm की तोप, 4 लेजर गाइडेड अटाका TNT टैंक मिसाइल और एक मशीन गन से लैस है। इसकी 32 mm की तोप दुश्मन के जहाज को लगभग 4 किलोमीटर पहले ही मार गिरा सकती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन के इस टैंक को रूस के T-72 टर्मिनेटर टैंक की तकनीक को चुराकर बनाया गया है। जब कोई अमेरिकी या यूरोपियन हथियार या नया सिस्टम वो दूसरे देश को बेचते थे तो चीन वहां से उस सिस्टम को या चुरा लेता था या उनसे खरीद लेता था और फिर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करता था। चीन आज भी ज्यादातर हथियार, ज्यादातर शिप्स और मिसाइल रिवर्स इंजीनियरिंग और चोरी की हुई टेक्नोलॉजी से ही बना रहा है। चीन को 5th जनरेशन के चेंगडू J-20 फाइटर जेट पर बड़ा नाज है। चीन का दावा है कि यह उसका स्टेल्थ फाइटर जेट जिसे रडार भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन असलियत यह है कि चीन ने अमेरिका के F-22A रैप्टर फाइटर विमान की डिजाइन चोरी कर अपना चेंगडू J-20 फाइटर जेट बनाया। J-20 अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के बनाए F-35 की हूबहू कॉपी लगता है। कमाल देखिए, अगस्त 2020 में J-20 को बनाने वाली चीन की सरकारी विमान निर्माता कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के मुख्य डिजाइनर यांग वी ने बड़ी ही बेशर्मी से यह सच कबूल किया था कि J-20 अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की कॉपी है। चीन की चोरी की आदत का आलम यह है कि वो अपने सबसे करीबी दोस्त रूस से भी दगाबाजी से बाज नहीं आया। जब रूस ने चीन को अपने सुखोई Su-33 के डिजाइन सीक्रेट्स देने से मना कर दिया तो चीन ने यूक्रेन से Su-33 का प्रोटोटाइप खरीदा और रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से अपना शेनयांग J-15 फाइटर जेट तैयार कर लिया। यानी हथियारों को हासिल करने के लिए चीन अपने दोस्तों से भी चोरी कर रहा है और हेरा फेरी भी। कई कंपनियों में अपने नागरिकों को जो कि जासूस थे वहां पर काम दिलवाया और बाद में उन्हीं के जरिए उनके डिजाइन चुराए। चीन हैकिंग के लिए भी मशहूर है। साइबर वॉरफेयर के जरिए साइबर अटैक करके, साइबर चोरी करके भी चीन दूसरे देशों की कंपनियों के डिजाइन चोरी करता है। जब दूसरे देशों को पता लगता है तब तक चीन का मकसद पूरा हो गया होता है। तकनीक चुरा कर चीन ने उससे बेहतर हथियार बनाए हों। चीन ऐसी चोरियां और हेराफेरियां पहले भी करता आया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन चोरी के दम पर हासिल किए गए हथियारों के बल पर दुनिया को आंखें भी दिखाता है। चीन को सच्चाई बताने के लिए इतना कह देना काफ़ी है कि अगर चीन के पास आधुनिक हथियार बनाने की कुव्वत होती तो वो रूस से S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदता। चीन ने अपने पहले एयरक्राफ्ट करियर लियोनिंग को भी हेराफेरी के जरिए ही हासिल किया था। यह एयरक्राफ्ट करियर रूस की सेना का हिस्सा हुआ करता था और सोवियत गणराज्य के टूटने के बाद यूक्रेन में खड़ा सड़ रहा था। 2015 में चीन की सेना के पूर्व अधिकारी शू जिनपिंग के जरिए चीन ने एयरक्राफ्ट करियर लियोनिंग के ब्लूप्रिंट हासिल कर लिए। पूर्व सोवियत गणराज्य का हिस्सा रहे यूक्रेन से चीन के जासूसों ने इस एयरक्राफ्ट करियर को स्मगलिंग के जरिए चीन तक पहुंचाया था। मतलब साफ है, चोरी में चीन की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये चीन ही है जो रिवर्स इंजीनियरिंग की बदौलत विदेशी सैन्य हथियारों की नकल तैयार कर अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाता जा रहा है। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि अब जब चीन की चोरी का ये राज खुल चुका है तो चीन पर लगाम कब लगाई जाएगी।